हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स जुगाड़। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। साथ ही साथ इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जिसकी 72% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में ये सेक्टर। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। इंडिया के पास सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण ही है कि इतना अच्छे से एग्रीकल्चर सेक्टर काम कर रहा है। थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 2013 की रिपोर्ट्स के अनुसार 47% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। तो इस सेक्टर ने 47% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया को एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। फोर्थ पॉइंट, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। फूड ग्रेन के अलावा ये सेक्टर रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन फॉर टेक्सटाइल, सीड्स फॉर ऑयल, शुगर केन फॉर शुगर मिल्स, ये सब चीज़ सप्लाई करता है। तो इसके लिए। और फिफ्थ पॉइंट आता है शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स। ड्यू टू द प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर सेक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज लाइक टी, कॉटन, जूट। तो हाँ, फॉरेन में ये सप्लाई बहुत अच्छा करता है, मतलब फॉरेन में एक्सपोर्ट बहुत एक्सपोर्ट करता है इंडिया से। तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण ही है। और लास्ट पॉइंट, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। Due to high dependence on population on agriculture, the demand for industrial products used in agriculture is also high. तो जिसकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सब यूज़ करते हैं। तो फिर ये एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। ये द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। मतलब पानी तो था, बस स्टोर करना नहीं आता था, या फिर कभी कभार बस हैवी रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे, और कभी कभार सूखा पड़ जाता था, ड्रॉट हो जाता था, फिर उससे तो बहुत पूरा लॉस हो जाता था। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स सॉरी। तो स्मॉल फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते थे, तो प्रोडक्टिविटी कम होती थी उससे। थर्ड पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। उस टाइम इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस था ही नहीं। सब फार्मर्स ज़मींदार वगैरह से लोन लेते थे, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, तो उस कारण फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक। इंडियन फार्मर्स अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग कर रहे थे, ज़्यादातर फार्मर्स, तो प्रोडक्टिविटी लो हो रही थी उस कारण। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। ह्यूज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स कंटिन्यूज टू सेल देयर आउटपुट इन द लोकल मार्केट एट रिड्यूस्ड रेट्स ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। उनके पास ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स नहीं थे, मतलब उनको कम रेट पे अपना सामान बेचना पड़ता था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कहाँ कैसे बेचें। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहले आता है लैंड रिफॉर्म्स। इट रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, मतलब ज़मींदारी की उसमें। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले जो ज़मीन थी उसे ज़मींदार से छीन के फार्मर्स का नाम कर दिया। तो इस कारण जो लगान देना पड़ता था ज़मींदार को, वो भी हट गया और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, और इसी कारण एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी बढ़ गई। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसका मतलब पाबंदी लगा दी कि एक इंसान के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। इट रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड which could be owned by the individual. Next point, consolidation of holdings. It refers to a practice
to allot land to the farmer at one place as a replacement for his scattered holdings here and there. जो स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड थे उनको बड़ा लैंड बना दिया, जिससे उधर मॉडर्न टेक्निक से फार्मिंग हो जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़े. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग. जॉइंट फार्मिंग बाय स्मॉल कल्टिवेटर्स बाय pooling their land and other resources to enjoy the benefits of large scale farming is also known as cooperative farming. सब फार्मर एक साथ सामान सस्ते में खरीदने लगे और महंगे में बेचने लगे. तो ये थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स. अब नेक्स्ट आते हैं जनरल रिफॉर्म्स. इसका फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. गवर्नमेंट ने प्रॉपर और परमानेंट इरिगेशन पर फोकस किया. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, about 35% of total agricultural land in India reliably irrigated in 2010. 35%. Second point आता है institutional credit. Regional rural banks have been set up by the government of India to fulfill the requirements of agriculture credit. नाबार्ड सेटअप किया गया था 1982 में, जिससे कि लोगों को ज़मींदार वगैरह से लोन ना लेना पड़े. थर्ड पॉइंट आता है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी. फार्मर्स को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गई कि गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये क्रॉप्स तुम इस प्राइस से महंगे में बेचना चाहते हो तो बेच सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर इतनी प्राइस में तुम्हें बेचना है तो आप हमको भेज दो, हम आपके सारे क्रॉप्स खरीद लेंगे. तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आया था. अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है regulated markets and cooperative societies. A regulated market or controlled market is a system where the government controls the forces of demand and supply, such as who is allowed to enter and what prices may be charged. मतलब इससे क्या हुआ कि मिडिल बैंड से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स वगैरह बना लिए और स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की व्यवस्था इसमें अच्छी हो गई, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ थी. तो ये थे हमारे जनरल रिफॉर्म्स. अब अपन लास्ट चलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन और टेक्निकल रिफॉर्म्स. ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू सडन एंड स्पेक्टिकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड्स. क्या 72% लोग एग्रीकल्चर में 72% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर, पर उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी. इस कारण इन लोग ने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, जिसमें इंक्लूड था यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन और मॉडर्नाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये. तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा तो नहीं, इसको छोटा नहीं बोलेंगे, मतलब ये था हमारा आज का वीडियो. अब आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.